जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है विधवा माँ का आत्मसम्मान। 2 दिन से वायरल फीवर से परेशान किशोरी जी अभी अभी किचन में पहुंची ही थी कि तभी उनके कानों में पीछे से एक आवाज़ आई। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ चाहिए था आपको? रसोई घर के बर्तनों में झांकती किशोरी जी को उनकी बहू नीलम ने पूछा तो वो हैरानी से कहने लगी, बहू अभी तक तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, लेकिन यहाँ तो सभी बर्तन खाली हो चुके हैं। मैं तो रसोई घर में चाय और नाश्ता लेने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ रखा ही नहीं है। हैरान होते हुए किशोरी जी ने कहा तो नीलम बोली, लेकिन माँ जी आप भूल रही हैं कि आज तो 1 तारीख है। बड़े भैया और भाभी आपको लेने आते ही होंगे, तो मैंने सोचा आपका खाना आज वहीं बना होगा, इसलिए मैंने आपका नाश्ता तो बनाया ही नहीं है। बहू की बातें सुनकर किशोरी जी शब्द रह गईं और आश्चर्य मिश्रित भावों से अपनी बहू की ओर देखने लगी। फिर बेशर्मी की हदें पार करते हुए नीलम बोली, इतनी हैरानी से क्या देख रही हैं माँ जी? आपका हमारे घर में रहने का समय अब खत्म हो चुका है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? इतना सुनकर किशोरी जी बोली, देखो बहू, बड़ी बहू का फ़ोन आया था यह बताने के लिए कि उसे 2-3 दिन के लिए अपने मायके जाना है, तो वे अभी मुझे 2-3 दिन के लिए नहीं रख पाएगी। यह सुनकर नीलम आग बबूला होते हुए बोली, माँ जी आपके दोनों बेटे और बहुओं ने मिलकर यह तय किया था कि एक एक महीना बारी बारी से हम लोग आपको अपने साथ रखेंगे, और फिर महीने की 1 तारीख को ही ऐसा क्या हो गया जो भाभी को अपने मायके जाना पड़ा? वैसे भी मुझे सब मालूम है, यह सब उनकी चाल है ताकि वह और 2-3 दिन के लिए आपसे छुटकारा पा सकें। ठीक है, यदि आप यहाँ 2 दिन ज़्यादा रहेंगी तो आप अगले महीने की 3 तारीख को ही यहाँ वापस आएंगी। बड़ी भाभी को भी आपको 2-3 दिन ज़्यादा रखना पड़ेगा, सपाट शब्दों में नीलम ने कहा। तो इतना सुनते ही किशोरी जी की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। वे चुप करके अपने कमरे में वापस लौट आए और अपने पति चंपकलाल जी की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई। सुना आपने क्या कहा आपकी छोटी बहू ने? अब मैं इन सब पर बोझ बन गई हूँ। एक दिन ज़्यादा भी मुझे अपने पास रखना इन लोगों को मंजूर नहीं है। अगर बड़ा बेटा मुझे लेने नहीं आया तो छोटी बहू ने मुझे नाश्ता देने से भी इनकार कर दिया। इतना सब कुछ सुनने से पहले भगवान ने मुझे आपके पास क्यों नहीं बुला लिया? बोलते बोलते किशोरी जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और फिर कुछ देर बाद अपने आंसुओं को पहुँचते हुई बोली, अब मैं उनसे खाना मांगने भी नहीं वाली हूँ। अगर वह खुद से मुझे नाश्ता देंगे तो ही मैं खाऊंगी, नहीं तो भूखे पेट ही रह जाऊंगी, और मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। वैसे भी भूख प्यास तो मर ही चुकी है। इतना लाचार तो किशोरी जी ने स्वयं को अपने पति के जाने के बाद भी महसूस नहीं किया था, जितना वे आज महसूस कर रही थी अपने बेटे और बहुओं के राज में। वे अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही थी। 2 घंटे बाद छोटी बहू ने काम वाली बाई के हाथ खाना तो भिजवा दिया, लेकिन वो खाना अब उन्हें किसी भीख से कम नहीं लग रहा था। वह सोचने लगी कि इतने जिल्लत भरे खाने से तो भूखे मर जाना या शायद जहर खाना ही आसान था। बैठे बैठे किशोरी जी बरसों पुरानी बातों को याद करने लगी। सोचने लगी कि जब बड़े बेटे के जन्म के 2 वर्ष बाद मेरे दूसरे बेटे का जन्म हुआ था तो सब लोग कितनी बधाई दे रहे थे। सभी कहते थे, तू तो किस्मत लिखवा कर आई है, भगवान से 2-2 बेटों की सेवा पाकर खूब ठाठ से कटेगा तुम दोनों का बुढ़ापा। हम लोग अपनी किस्मत पर नाच करते नहीं थकते थे, लेकिन आप क्या गए, मेरी तो जिंदगी नर्क ही बन गई। जब तक हम दोनों साथ थे हमारे दोनों बेटे हर बात मानते थे हमारी, और मजाल है कि दोनों बहुओं के मुंह से कोई गलत बात भी निकल जाए। एक एक काम मुझसे पूछ पूछ कर करती थी, लेकिन आपके जाने की देर थी कि दोनों बेटे और बहुओं ने मुझसे बिना पूछे मेरे खाने पीने और रहने का भी बंटवारा कर दिया। एक बार भी मुझसे बात तक नहीं की कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। अपनी सहूलियत के हिसाब से मेरे रहने और खाने की व्यवस्था भी कर दी इन लोगों ने। अरे बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो मैं उनकी माँ ही। अरे भिखारियों जैसी हालत कर दी है इन लोगों ने मेरी।
अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर को निहारते निहारते किशोरी जी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चंपकलाल जी और किशोरी जी ने बहुत संघर्ष करके अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी। चंपकलाल जी की सरकारी नौकरी थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्कूल की फीस और अपने माता पिता की दवाइयाँ जैसे सारे खर्चे पूरे करने में उनकी पूरे महीने की तनख्वाह चली जाती थी। इसीलिए किशोरी जी घर का काम करने के बाद सिलाई बुनाई का काम किया करती थी और ऊनी वस्त्र बनाकर दुकानों पर सप्लाई करती थी, जिससे उन्हें कुछ बचत हो जाया करती थी। लेकिन जब दोनों बेटे बड़े हो गए तो अपनी इज्जत का हवाला देते हुए उन्होंने किशोरी जी को यह काम करने से मना कर दिया था। तो किशोरी जी ने भी बिना किसी विरोध के उनकी बात मान ली थी। चंपकलाल जी और किशोरी जी ने बहुत मेहनत करके ये बड़ा सा मकान बनाया था। उसके बाद दोनों बेटों की पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई और दोनों की अच्छी नौकरी करने लगे। बड़े चाप से चंपकलाल जी ने अपनी दोनों बेटे अनिल और पवन की शादियां की थी। दोनों बेटों की बहुएं उनका पूरा मान सम्मान किया करती थी। लेकिन कोरोना काल में चंपकलाल जी अचानक इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। उसके बाद तो जैसे घर की काया ही पलट हो गई। दोनों बेटे जो राम और लक्ष्मण की तरह रहा करते थे, लड़ने और झगड़ने लगे। बड़े अरमानों से चंपकलाल जी और किशोरी जी ने जो मकान बनवाया था, अब वह 2 टुकड़ों में बंट चुका था और 2 अलग अलग घरों में तब्दील हो चुका था। घर के 2 टुकड़े होने के साथ ही किशोरी जी के दिल के हजारों टुकड़े हो गए। उनके जिस मकान के आगे पीछे 2 गेट हुआ करते थे, उस मकान के बीचों बीच एक दीवार खिंच गई। आगे का हिस्सा बड़े बेटे के पास और पीछे का हिस्सा छोटे बेटे के पास गया। घरों में आने जाने के रास्ते भी अलग अलग हो गए थे। बंटवारा यहीं तक रुका नहीं। दोनों बेटे और बहुओं ने किशोरी जी से पूछे बिना उनका भी बंटवारा कर दिया और एक एक महीना दोनों ने किशोरी जी को रखने की बारी बांध ली और उन्हें ये फरमान सुना दिया गया, जिसके पास भी माँ रहेगी, पिताजी की पेंशन भी उसी महीने उसी बेटे को मिलेगी। अब तो यह आलम था कि एक दिन भी ऊपर हो जाए तो किशोरी जी की बहुएं उन्हें दूसरे दिन चाय और नाश्ता देने तक को तैयार ना थी। आज किशोरी जी बहुत उदास हो चुकी थी। सोचने लगी, हर महीने जो पेंशन आती है वह सारी की सारी पेंशन बेटे ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने खाने पीने और रहने की कीमत चुका रही हूँ। उसके बावजूद भी भिखारियों की तरह इन लोगों से खाना मांग रही हूँ। किसी ने सच ही कहा है, माता पिता एक ही घर में रहकर 2-2 बेटों को पाल लेते हैं, मगर 2-2 बेटों की शादी होने के बाद वे मिलकर एक माता पिता को नहीं पाल सकते। अब किशोरी जी बड़े बेटे और बहू के घर पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ भी उनकी उदासी दूर करने वाला कोई नहीं था। शाम के समय किशोरी जी टहलने के लिए पार्क में गईं, तो वहाँ उनका महिला मंडल वाला ग्रुप खाटू श्याम जाने का प्रोग्राम बना रहा था। किशोरी, तुम भी हमारे साथ चलो ना, यमुना जी ने कहा। तो उनकी बात सुनकर किशोरी जी को ऐसा लगा जैसे उनके दिल की बात किसी ने कह दी हो। सोचने लगी, कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने छोटे बेटे के सामने खाटू श्याम जाने की इच्छा जाहिर की थी तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, ऐसा कहकर उनके बेटे ने उनकी तीर्थ यात्रा पर बात को टाल दिया था। मन मसोस कर उन्होंने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस बार जब महिला मंडल का प्रोग्राम बन रहा था तो किशोरी जी खुद को रोक नहीं पाई और अपनी सहेली से कहने लगी, यमुना, बहुत वर्ष पहले मेरा भी बहुत मन था कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया। मैं इस बारे में अपने बड़े बेटे अनिल से बात करके फिर तुम्हें बताऊंगी। लेकिन जब उन्होंने घर जाकर अपने बेटे से यह बात कही तो बड़े बेटे ने जो जवाब दिया उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माँ, कितनी फिजूल खर्च करती हैं आप, इतना वाहियात आइडिया है आपकी सहेलियों का। इस उम्र में घर पर रहकर भजन कीर्तन करना चाहिए। भगवान तो कण कण में व्याप्त है, फिर जगह जगह उन्हें ढूंढने जाने की क्या ज़रूरत है। किशोरी जी समझ नहीं पा रही थी कि उनके बेटे ने इस तरह का जवाब उन्हें कैसे दे दिया और सोचने लगी, यही अनिल होता था जो आए दिन कुछ न कुछ बहाना करके उनसे पैसे मांगता रहता था। लेकिन सब कुछ जानते समझते हुए भी उन्होंने कभी कोई रोक टोक अपने बेटों पर नहीं लगाई थी। और आज जब उन्होंने उनसे कुछ पैसे मांगने चाहे तो बिना मतलब के बहाने बना रहे थे।
अनिल की बात का किशोरी जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुप करके वहाँ से चली गई। अगले दिन सुबह जब किशोरी जी मंदिर गईं तो उनकी सहेली यमुना भी मंदिर आई हुई थी। किशोरी जी को देखकर बोली, अरे किशोरी, तू चल रही है ना हम सबके साथ खाटू श्याम की यात्रा पर। इस पर किशोरी जी थोड़ा सक पका गई, फिर अपनी उदासी को छुपाते हुए भींगी सी मुस्कान के साथ कहने लगी, अरे नहीं यमुना, इस बार कुछ ज़रूरी काम आ गया है और फिर बेटे और बहू का भी कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। अगली बार पक्का चलूंगी। अरे किशोरी, तेरा तो हर बार का कोई ना कोई बहाना रहता ही है। कभी बेटे बहू ने कहीं जाना है तो कभी मेहमानों को आना है। साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि हमारे साथ घूमना तुझे पसंद नहीं है। अपनी सहेली की यह बात सुनकर किशोरी जी उदास हो गईं और ना चाहते हुए भी उन्होंने अपनी मजबूरी कह सुनाई। फिर उदास भाव से बोली, सारी सहेलियां सोचती हैं कि मैं बहाने मारती हूँ, सबके साथ जाना नहीं चाहती हूँ। अब उन्हें कौन समझाए कि मेरा भी मन होता है, मेरी भी इच्छाएं हैं। अब तो मैं यह सोचती हूँ, क्या इस जन्म में मेरी ये ख्वाहिशें पूरी भी हो पाएंगी या नहीं। यमुना, तुम बड़ी ही खुशनसीब हो जो तुम्हारा बेटा तुम्हें तीर्थ यात्रा जाने के लिए पैसे देता है। मैं तो अपने बेटे से किसी चीज़ के लिए भी पैसे मांगूं तो उल्टा मुझे दो बातें ही सुना देते हैं। अब तो अपने बेटियों के सामने कोई इच्छा जाहिर करते हुए भी ऐसा लगता है जैसे मैं कोई भीख मांग रही हूँ। किशोरी जी, बेटे बहू के मामले में मेरा नसीब भी तुम्हारी तरह ही है। पहले मुझे भी छोटे छोटे खर्चों के लिए बहू बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन फिर मुझे लगने लगा जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकती हूँ, मैं अपने बेटों पर क्यों निर्भर रहूँ। अपनी ख्वाहिशों के लिए उनसे भीख क्यों मांगूँ। और आज देखो, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अपनी सहेली की बात सुनकर किशोरी जी बोली, लेकिन तू कहीं नौकरी तो करती नहीं है। इस पर यमुना ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं बाबा, मेरा खाने बनाने का शौक ही मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मैंने तो केवल अपने हुनर को पहचान दी है। जब मैंने मोबाइल पर यूट्यूब चलाना सीखा तो मैंने देखा मेरी जैसी कितनी बुजुर्ग औरतें अपना यूट्यूब और फेसबुक चैनल चला रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं तो अपने पोते की मदद से एक यूट्यूब चैनल खोला और आज मैं आत्मनिर्भर हूँ। बात करते करते यमुना ने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, शाम को पार्क में मिलते हैं। यमुना जी की बातें सुनकर किशोरी जी हैरान रह गईं और घर आने के बाद सोचने लगी, मैं भी तो दिन भर घर पे खाली बैठी रहती हूँ, कुछ करना तो मैं भी चाहती हूँ जिससे इस उम्र में व्यस्त रहूँ और आत्मनिर्भर भी। लेकिन मैं जानती हूँ कि इस काम में ना तो मेरे बेटे मेरा साथ देंगे और ना ही बहुएं। बड़ी बहू तो मेरा पोता पोती को भी मेरे पास तक फटकने नहीं देती। फिर कुछ देर सोच विचार कर बैठी रही, तभी अचानक मन में ख्याल आया, किस्मत भी तभी साथ देती है जब इंसान कोशिश करता है। तभी कुछ सोचते हुए उनकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान आ गई। उसी समय अपनी सहेली यमुना को फ़ोन लगाया। थोड़ी ही देर में उससे मिलने पहुंच गई। सहेली के पास बैठते ही बोली, यमुना, तू तो जानती है बरसों पहले सिलाई बुनाई का काम किया करती थी, जिससे मैं कुछ पैसे भी कमा लेती थी। लेकिन बेटों के मना करने पर मैंने वे काम करना छोड़ दिया था। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया कि इंसान चाहे तो किसी भी उम्र में नई शुरुआत कर सकता है। तुमसे मुझे भी प्रेरणा मिली है। मैं भी अपना एक यूट्यूब और फेसबुक चैनल खोलना चाहती हूँ, जिससे मैं सिलाई बुनाई, स्वेटर के नए नए डिज़ाइन बनाना और क्रोशिया चलाना सिखाना चाहती हूँ। मेरे पास इनका अनुभव तो है, लेकिन वीडियो बनाने से संबंधित ज्ञान उपकरण नहीं है। क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगी? किशोरी जी की बातें सुनकर यमुना मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है। यह काम तो तुम आज से ही नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी से शुरू कर लो। मेरे पास अच्छी क्वालिटी के मोबाइल से लेकर रिंग लाइट तक है, सभी उपकरण उपलब्ध हैं। तुम्हारा चैनल खोलने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक सारे कामों में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। बस फिर क्या था। किशोरी जी अगले दिन सुबह अपनी सहेली के पास पहुंच गई। थोड़ी ही देर में यमुना जी ने यूट्यूब चैनल बना दिया और फिर वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। शुरुआत के दिनों में कैमरे के सामने आने में उन्हें थोड़ी सी झिझक हो रही थी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
जी जान से बस यूट्यूब पर वीडियो डालती रहीं। खैर जैसे तैसे करके उन्होंने वीडियो बनाकर डाल भी दिए, लेकिन उनका दिल जब टूटा जब उनका बनाया हुआ वीडियो 3 से 4 लोगों ने ही देखा था। वह हर रोज़ सुबह यमुना जी के पास जाती और वीडियो भी बनाती, परंतु वह कम लोग ही उनकी वीडियो को देख रहे थे। मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। आखिरकार वह हिम्मत से हारकर घर पर बैठ गईं। शायद इसी में भलाई होगी, यह सोचकर जैसे तैसे उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके करीब 1 हफ्ते बाद यमुना का फ़ोन आया और उसने फ़ोन पर जो बात बताई वह सुनकर किशोरी जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। यमुना ने उन्हें बताया कि किशोरी, तेरे एक वीडियो वायरल हो चुकी है जिसे 20 लाख से भी ज़्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं। आज किशोरी जी अपने आप में एक नई ऊर्जा का अनुभव कर रही थी। अब उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा था और उन्होंने फिर से वीडियो बनाना शुरू किया और फिर तो एक के बाद एक वीडियो वायरल होती चली गई। अब उन्हें अपना शौक़ पूरा करने का भी मौका मिल रहा था और हर अपने हुनर को पहचान देने का भी। 2 महीनों के भीतर ही उनके पास उनकी अपनी पहली पेमेंट भी अब तक आ चुकी थी। वह वीडियो बनाने से लेकर एडिटिंग करने के सारे काम खुद करने लगी थी। पहली पेमेंट आते ही सबसे पहले उन्होंने अपने लिए एक बढ़िया कैमरे वाला अच्छा सा मोबाइल और ज़रूरत के उपकरण खरीदे। जब यह सामान लेकर वे अपने घर पहुंची और कमरे में रखने लगी तो उनकी बड़ी बहू जानवी हैरानी भरी नज़रों से कभी उनको तो कभी उनके सामान को देख रही थी। लेकिन किशोरी जी अपनी बहू की परवाह ना करते हुए वीडियो बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन उनकी बहू को सारा माजरा समझते देर न लगी और ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, अच्छा तो रोज़ रोज़ सुबह शाम यही गुल खिलाने जाती हो आप? यह सब कुछ करने से पहले आपने हमसे एक बार पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा? बड़ी बहू की बातें सुनकर किशोरी जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर उन बातों को नज़रअंदाज करके अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वीडियो बनाने लगी। उधर छोटी बहू जब अपने मायके गई तो उसकी भाभी कहने लगी, अरे दीदी, आपकी सास तो यूट्यूब तो छोड़ो फेसबुक पर भी धमाल मचा रही हैं। अपनी भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नीलम कुछ हैरान से रह गई। लेकिन जब नीलम की भाभी ने किशोरी जी की वीडियो नीलम को दिखाई तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जल्दी जल्दी घर जाते ही सबसे पहले अपने पति के उसने कान भर दिए। आज किशोरी जी बहुत खुश थी क्योंकि आज उन्होंने पहली बार अकेले वीडियो बनाई थी। लेकिन वीडियो का काम निपटाने के बाद जैसे ही उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने उनके बेटे और बहुएं उनकी क्लास लेने को तैयार खड़े थे और उन्हें देखते ही उन पर बरस पड़े। माँ, यह क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्या हमने कोई कमी छोड़ी थी? क्या तुम्हारी बहुएं तुम्हें खाना नहीं देती थी? इस उम्र में तुम्हें घर बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए और अब तुम यह सब करने चली हो। अपने छोटे बेटे की बातें सुनकर किशोरी जी कहने लगी, बेटा, यह सब काम मैं अपने शौक़ से कर रही हूँ। तुम तो जानते ही हो सिलाई बुनाई करना मेरा बरसों पुराना शौक़ था और अब मुझे इस शौक़ को पहचान देने का मौका मिल रहा है, तो इसमें गलत ही क्या है? किशोरी जी की बात सुनकर बड़ी बहू कहने लगी, मुझे तो समझ नहीं आता कि पिताजी के जाने के बाद अब आप ये तमाशा क्यों करने चली हैं? पूरे मोहल्ले में नाक कटवा कर रख दी आपने हमारी। बड़ी बहू की यह बात कहने पर की देर थी कि किशोरी जी के बड़े बेटे ने उन्हें फरमान सुना दिया, माँ, अगर अब ये तमाशा करना है तो कहीं और जाकर करो, हमारे घर में रहते हुए यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किशोरी जी जो काफ़ी देर से अपने बेटे और बहुओं की बातें सुनती जा रही थी, यह देखकर हैरान थी। जिन बहुओं की आपस में कभी बनती ही नहीं थी, जो एक दूसरे का चेहरा देखने को भी तैयार नहीं थी, आज अपनी सास के खिलाफ एकजुट होकर खड़ी थी। लेकिन अपने बेटे की बातें सुनकर आखिरकार किशोरी जी के सब्र का बांध टूट गया और फिर उन्होंने चुप रहना उचित न समझा और रोब भरी ऊंची आवाज़ में बोली, बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा करते समय एक पल भी मुझे ये ख्याल नहीं आया कि यही बेटे आगे चलकर मेरी दुर्गति कर देंगे।
तुम्हारे पिताजी क्या गए? तुमने तो अपनी माँ को माँ न समझकर फुटबॉल समझना शुरू कर दिया। अरे, जिसे हर महीने पहली तारीख को किक मारकर अपने घर से निकाल दिया जाता है। 2 वक्त की रोटी भी ऐसे तरसा तरसा के दी जाती है जैसे किसी कुत्ते को भीख दी जा रही हो। अपने बेटों को देखते हुए किशोरी जी बोली, तुम पूछते हो क्या कमी रखी है तुमने? जिसके पास मैं रहती हूँ वहाँ सारी पेंशन देती हूँ, लेकिन एक तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तुमसे कुछ पैसे क्या मांग लिए? तुमने साफ साफ मना कर दिया और ऊपर से 4 बातें मुझे और सुना डाली, वो अलग। वाह बेटा वाह, यह तो तुमने अच्छा सिला दिया मेरी ममता का। अच्छा हुआ कि तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं हैं तुम्हारा ये रूप देखने के लिए। मैं पूछती हूँ कि बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या मेरी ख्वाहिशें ख़त्म हो चुकी हैं? क्या मेरा दिल नहीं करता बाहर निकलने को? लेकिन बेटा, अगर देखा जाए तो कसूर मेरा ही है। जब तुमने मकान के 2 हिस्से किए थे, मुझे उस समय ही चुप नहीं रहना चाहिए था। इस पूरे मकान के 6 कमरे थे, जिसके तुमने 3-3 कमरों के 2 हिस्से कर दिए। मेरे अपने मकान में मेरे लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, लेकिन आज मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ। अब इस मकान के 3 हिस्से होंगे। यह सुनकर बेटे और बहुओं की भौहें तन गईं। उनका छोटा बेटा आश्चर्य से बोला, माँ, कुछ सोच समझ कर तो बोला कीजिए। तीसरे हिस्से की क्या मतलब? किशोरी जी बोली, तीसरा हिस्सा मेरा होगा। अब से मुझे 2 कमरे अलग से चाहिए। एक कमरा मेरे रहने के लिए, दूसरा कमरा वीडियो बनाने के लिए, और हाँ, अब से मुझे रसोई घर भी अलग से चाहिए, जहाँ मैं अपने लिए खाना बनाने वाली बाई रखूँगी। तुम लोग मुझे एक दिन भी ऊपर नहीं रख सकते। 1 तारीख हो जाए तो तुमसे अगले दिन का नाश्ता चाय भी नहीं दिया जाता। लेकिन अब बहुत हुआ। अब यहाँ माँ 2 हिस्सों में नहीं बटेगी। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठा सकती हूँ। किशोरी जी की बातें सुनकर दोनों बहुएं अपने अपने पति पर चिल्लाने लगी। इस मकान के 3 हिस्से हरगिज नहीं होंगे। हमसे सिर्फ 2 कमरों में गुजारा नहीं हो पाएगा। इससे पहले कि दोनों बेटे कुछ बोलते, किशोरी जी ने कहा, शुक्र मनाओ कि मैं तुमसे मकान का किराया नहीं मांग रही हूँ। यदि मेरा फैसला मंजूर नहीं है तो आप अपना इंतज़ाम कहीं और कर सकते हो। और हाँ, आज के बाद मैं अपने खर्चे स्वयं उठाऊंगी। अब से मुझे तुम लोगों के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान है कि वे अपना क्या 4-4 लोगों का काम अकेले कर सकती हैं। अब से मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। किशोरी जी की बात सुनकर दोनों बेटे और बहुएं अपना सा मुँह लेकर अबाक खड़े रह गए। वे सब दंग थे कि आखिर सीधी सादी दिखने वाली उनकी माँ में इतना आत्मविश्वास आया तो आया कहाँ से। परंतु अब ना तो उनके पास सवाल करने का हक था और ना ही किसी जवाब की उम्मीद। दोस्तों, किशोरी जी ने अपनी बेटे और बहुओं को सबक सिखाने के लिए जो निर्णय लिया, क्या वो सही था या गलत? क्या बुढ़ापे में अपने आत्मनिर्भर रहना गलत है या सही? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे।